तो बच्चों अब जो हम पढ़ेंगे रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेसिस्टेंस होता क्या है, क्योंकि एक टर्म आ गया हमारे सामने ओम्स लॉ के कारण कि रेसिस्टेंस है ना। तो रेसिस्टेंस एक्चुअली क्या करता है, एक प्रॉपर्टी होता है कोई भी कंडक्टर का, वो उसका काम क्या है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को बहने से क्या करता है, रोक देता है, रोकता है ना। जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा कोई भी कंडक्टर में, वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करेगा, मतलब रोकेगा कि भाई तू नहीं बह सकता, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक करंट को रोकेगा। समझ में आ रहा है बात। अब बात ये आई कि इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस होता कैसे है ना। कैसे हम कहते हैं कि कोई भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट रोक रहा है, कैसे ये हो पाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कंडक्टिविटी के लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना बहुत जरूरी है कंडक्टर में। अब होता ऐसा है कि जितना ज्यादा से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उतना ज्यादा क्या होता है, वो कंडक्टर अच्छा होता है हमारे लिए, है ना। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मतलब वो क्या करता है, रेसिस्टेंस उतना ही कम दे पाता है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे मटेरियल हैं जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत कम होती है, और वो क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं, है ना, उसको बहुत तेजी से वो क्या करता है, फ्रिक्शन कर पाता है। वो जो हमारे मतलब उस मटेरियल में होते हैं फिक्स, है ना, जो उस मटेरियल में फिक्स है, फ्री नहीं है, उस इलेक्ट्रॉन से जाके वो कोलाइड करते हैं, टकराते हैं और हीट क्रिएट करते हैं, है ना। तब जाके हम बोलते हैं कि ये रेसिस्टेंस है। ये क्या है, एक रेसिस्टेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोक रहा है। अब इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। आई थिंक समझ में आ गया होगा अब तक कि रेसिस्टेंस कैसे जनरेट होता है, क्यों होता है। अब जो नॉन कंडक्टर है उसमें रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, जैसे ग्लास, डायमंड, है ना, ये सब में क्या होता है, रेसिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर की उपाधि दे चुके हैं। समझ में आया, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, है ना। तो इस तरीके से आप बोलोगे रेसिस्टेंस में कि रेसिस्टेंस एक्चुअली एक प्रॉपर्टी है जो कि आपको करंट को अपोज करने से रोकती है। समझ में आ गया यहां तक। अब बात आती है क्या कि रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज इक्वल टू होगा क्या, दैट इज ओम, है ना। इसको सिंबलाइज कैसे करते हैं, ये ग्रीक वर्ड है, इसको इस तरीके से सिंबलाइज कर देते हैं ओम को। समझ में आ रहा बात, ये ओम को हम ऐसे सिंबलाइज करते हैं, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक सिंबल है, सॉरी। अब जैसे कि रेसिस्टेंस है ना। अब रेसिस्टेंस की बात अगर करें तो रेसिस्टेंस कुछ बातों पे डिपेंड करता है ना, कि कौन सा सब्सटेंस कितना रोक सकता है इलेक्ट्रिक करंट को, है ना, कितनी अपनी रेसिस्टिविटी दिखा सकता है, या कुछ भी उसकी प्रॉपर्टी किस किस बातों पे डिपेंड करती है। तो वो हम चेक करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहली बात मैं बता दूं आपको कि फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो रेसिस्टेंस है, वो की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर के लेंथ का, ठीक है। ये L क्या है भाई, L है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, R क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यानी अगर L की बात करें हम तो इट्स अ लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब है कि अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे कंडक्टर की तो हमारी जो रेसिस्टिविटी होगी, सॉरी रेसिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। समझ में आ रहा बात। दूसरा प्रॉपर्टी है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अब ये A कौन सी चिड़िया का नाम है, तो A को हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब है कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, बढ़ेगा,
तो रेसिस्टेंस घटेगा। इनवर्सली का मतलब यही होता है। जैसे आप ये वायर देख रहे हो, मान लो ये वायर है ना, अब इसका ये क्रॉस सेक्शन जिधर से हम काटते हैं ना, काटने के बाद ऐसे देखते हैं ना इस तरीके से, तो ये होता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये जितना ज्यादा चौड़ा होगा उतना ही कम रेसिस्टेंस वो प्रोड्यूस करेगा। समझ में आ रहा बात? तो इस तरीके से तीसरी क्वांटिटी जो है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। रो क्या है भाई? रो को हम कहते हैं रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी इस तरीके से हम रेसिस्टिविटी बोल सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट बोलते हैं रेसिस्टिविटी, या फिर हम बोल सकते हैं कि रेसिस्टिविटी को अगर वैसे समझना है तो नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर। ठीक, इन तीनों बातों पे वो डिपेंड करता है। कौन? रेजिस्टेंस। चौथी क्या हो सकती है? चौथी क्वांटिटी, चौथी क्वांटिटी हो सकती है टेम्परेचर। चौथी क्वांटिटी क्या हो सकती है? टेम्परेचर। क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कहां चेंजेस आएंगे? इस रेसिस्टिविटी में चेंज आएगा, है ना। टेम्परेचर हमने बढ़ाया, रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगा, और रेसिस्टिविटी अगर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेसिस्टेंस बढ़ा तो हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम जाएगी। समझ में आ रहा बात? तो ये चार फैक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे पे मतलब अफेक्ट करते हैं। किसको? रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कैसे अफेक्ट करते हैं मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या फॉर्मुलाइज हम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला को फॉर्मुलाइज करें, ठीक है, यहाँ पे तो क्या होगा? R इज डायरेक्टली, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, ये वाला पार्ट जो होता है ना कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये आप नहीं बोल सकते, ये चीज आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते, ठीक है, कि आप इस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि आप बढ़ा ही नहीं सकते रेसिस्टिविटी, आप बढ़ा ही नहीं सकते। वो एक कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, है ना, एक खास टेम्परेचर के लिए वो कांस्टेंट होता है। हाँ, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो अलग सी बात है, ठीक है। तो आप तीन बातों का ध्यान में रखेंगे। और चौथा तीसरा वैसे बोल सकते हो कि इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कंडक्टर। अब ये नेचर ऑफ कंडक्टर कहने का मतलब क्या है? इनडायरेक्टली वही है, रेसिस्टिविटी की बात कर रहा है वो, है ना, कि कैसा नेचर है। अब मान लिया जाए नेचर की बात कर रहे हैं तो एक जगह हमने लिया एल्युमिनियम वायर और आप दूसरी जगह आपने लिया क्या? कॉपर की वायर, है ना। तो दोनों का नेचर तो डिफरेंट है, ठीक है। तो दोनों में जो रेसिस्टेंस उत्पन्न होने वाला है, प्रोड्यूस होने वाला है, वो क्या होगा? डिफरेंट। तो आप कहोगे ना कि नेचर पे भी वो डिपेंड करता है। इट मींस इनडायरेक्टली आप बोल रहे हो क्या? कि रेसिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। समझ में आ रहा बात? जो कि फिक्स होता है। अब R की वैल्यू आप बोलोगे तो रो दैट इज L डायरेक्टली है और A जो है इनवर्सली है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? कांस्टेंट का उपयोग करते हैं, और ये कांस्टेंट आएगा कहां से? यही कांस्टेंट होता है रो L बाई A, है ना। अब आप देख रहे हो कि R इज इक्वल टू रो L बाई A मेरा फॉर्मूला होता है ना। यहां से आप सबकी यूनिट आपको अगर पता हो, इसको हम कहते हैं रो को रेसिस्टिविटी। अब कभी कभी हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेसिस्टिविटी एसआई यूनिट, है ना। एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज व्हाट? तो आप बोलोगे कि रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस ए को इधर सेट करो, R इनटू A बाई L, और R की वैल्यू कितनी होगी? R का एसआई यूनिट ओम, A का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई L का मीटर। मीटर से मीटर कट गया तो बचा क्या? ओम मीटर। ये आपका आएगा क्या? रो, है ना। रो का एसआई यूनिट दैट इज ओम मीटर। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा? क्लियर है यहां तक? अब हम कुछ पॉइंट को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। वो क्या है कि रेसिस्टिविटी एक्चुअली होती क्या है? रेसिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या होता है कि जैसे जैसे आप
वो नेचर पे डिपेंड करता है, वो नेचर होता है सबका, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेसिस्टिविटी होता है। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी, आप टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतनी ज्यादा रेसिस्टिविटी बढ़ेगी। टेम्परेचर को घटा दो, रेसिस्टिविटी घटने लगेगी, और कोई कारण नहीं है जिससे आप रेसिस्टिविटी बढ़ा घटा सकते हो। समझ में आ गया? आप रेसिस्टिविटी को चेंज फिर नहीं कर सकते विदाउट टेम्परेचर, वो फिक्स जो होती है पहले से। आप बढ़ा घटा सकते हो लेंथ को आप क्या कर सकते हो, खींच सकते हो, आप उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज कर सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि आप कभी भी लेंथ को चेंज करते हो या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करते हो, तो अगर आपने लेंथ को चेंज किया तो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, और अगर आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज किया तो लेंथ भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा, है ना। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि कभी भी वॉल्यूम सरफेस एरिया के अंदर कि हमेशा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अगर आपका शेप चेंज भी हो गया लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हर एक केस में आपको वॉल्यूम कांस्टेंट लेना है ना। अगर लेंथ चेंज हुआ तो इट मींस आपको समझ के चलना है कि एरिया भी चेंज हुआ होगा, वो हमें बता नहीं रखा, लेकिन आपको ये दिमाग खुद लगाना है। समझ में आया बात? इसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी मैंने पहला क्वेश्चन लिया है रेजिस्टेंस पे कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए नाइक्रोम वायर। जैसे कि आप जानते हो कि नाइक्रोम वायर एक अलॉय होता है ना। अलॉय होता है, और उसको हम अलॉय क्यों बनाते हैं, बहुत सारा मेटल या नॉन मेटल का यूज से हम क्या करते हैं, अलॉय का फॉर्मेशन करते हैं फॉर ए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। यानी कोई खास काम है हमें जो कि मेटल से हमें मिल नहीं रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग बना है। जैसे अलॉय का मेल्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा हो जाता है ना। नॉर्मल मेटल क्या होगा, गल जाएगा वो हाई टेम्परेचर पे, लेकिन अलॉय क्या होता है, नहीं गलता। जैसे आप देख रहे हो हीटर में हम यूज करते हैं नाइक्रोम वायर को, तो वो क्या होता है, वो गलता है क्या, नहीं। बहुत हीट होने के बाद, रेड हॉट होने के बाद भी वो नहीं गलता। कारण वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, क्यों, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। और जैसे कि हमने रेसिस्टिविटी की बात करी थी अभी, तो रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन थिकनेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सब पे वो डिपेंड ही नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड किस पे करता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगी, है ना। अब नॉर्मल सी बात है, रेसिस्टिविटी ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि रेसिस्टेंस को मेंटेन रखता है। क्योंकि रेसिस्टिविटी अगर तमाम हमने दिया, कम कर दिया, तो क्या होगा, उसकी रेसिस्टेंस कम जाएगी, और अगर हम उसका रेसिस्टिविटी बढ़ा देंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन पे, बनाते हैं इसको कि फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ ए नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ L दिया हुआ है। सबसे पहले आप डेटा लिख लो, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 1 मीटर L दिया हुआ है, और एरिया क्रॉस सेक्शन दैट इज A दिया हुआ है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। द रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं है, रेसिस्टिविटी है। तो रेसिस्टिविटी का हमने सिंबल बताया था रो, और रो का इसका हो जाएगा 10 इंटू कितना दिया हुआ है, 10 की पावर -6 ओम मीटर। ओम मीटर इज द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करने से पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है, रो L/A। क्योंकि रो आपको दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, रो आपको दिया हुआ है और ये ओम मीटर में है, तो हमको कोई भी चेंज करने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। एल की वैल्यू किसमें है, मीटर में, हमको यहाँ भी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। एरिया, एरिया ध्यान देना है कि मिलीमीटर में है, तो आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 2 इंटू 1 मिलीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 10 की पावर -3, और यहाँ तो स्क्वायर है ना, तो आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर लगाओगे। तो यहाँ से आप वैल्यू लिखोगे 2 इंटू 10 की पावर -6, पावर बढ़ गया, ये हो गया मीटर स्क्वायर। इसको यूज कर लो आप, 2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, इससे आप इसको काट लिया आपने, तो आया 50। क्योंकि रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है, तो 50 ओम इज द राइट आंसर। अभी हम देख रहे हैं क्या, इस क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे।
फिर दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक रेजिस्टेंस है कितने का 5 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, या आपके पास मान लिया जाए 5 ओम का रेजिस्टेंस है लेंथ में, ठीक है, और आपको क्या करना है 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे, लेकिन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, कितने 4। और व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, तो नॉर्मल सी बात है क्योंकि ये सीरीज में लगा हुआ है तो आपको सिंपली क्या करना है 5 ओम का है इसका वैल्यू, आपको इक्वल कितना पार्ट में डिवाइड करना है 4, तो आप क्या करोगे इसको काटोगे तो कितना आएगा 1.25 ओम, यानी हर एक पार्ट कितने में बटेगा वो 1.25 ओम में।